कक्षा 10 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से हम 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हमने पढ़ा है कि जीवों के जनन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं। जो सरल प्रकृति के जीव होते हैं, सरल संरचना वाले जीव होते हैं, उसमें हमने जनन की विधियाँ पढ़ी। विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, कायिक प्रवर्धन, द्विखंडन, ये सारी विधियां हमने पढ़ी है इसके पहले के लेक्चर में। उसके बाद लैंगिक जनन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा गया कि किस तरह दो जीव मिल करके अपने जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए, उनका आपस में संयोजन करते हैं और एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, एक नई संरचना वाले, नए जीन की संरचना वाले। और लैंगिक जनन की गुणवत्ता के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने यह पढ़ा कि पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न करने वाले कौन से अंग होते हैं और वह किस तरह जनन की क्रिया को संपन्न करते हैं। वहाँ पे हमने परागकण और अंडाणु के बारे में पढ़ा कि और निषेचन की क्रिया क्या होती है, परागण क्रिया क्या होती है। ये सारी चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मानव में जनन की क्रिया किस प्रकार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मानव में एक विकसित प्राणी है, मानव में लैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सभी जीवों की तरह मानव में भी लैंगिक अंगों का विकास एक निश्चित क्रम में ही होता है और किशोरावस्था जब आरंभ होती है उसके साथ ही मनुष्य में जो है वो लैंगिक अंगों का विकास तीव्र हो जाता है। लैंगिक अंग तो जन्म से ही पाए जाते हैं, लेकिन उनमें विकास की क्रिया किशोरावस्था आरंभ होने के साथ ही तीव्र हो जाती है। लैंगिक अंगों को विकास के साथ जो किशोर होते हैं व किशोरियाँ होती हैं, उनमें शारीरिक विभिन्नताएं दिखाई देने लगती हैं। उनके शारीरिक बनावट में, रंग रूप, चाल ढाल में, हर चीज़ में अंतर आने लगता है। यह जो लक्षण होते हैं जिनसे हमें यह अंतर दिखाई देने लगता है कि कौन किशोर है कौन किशोरी है, उन लक्षणों को हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। जैसे अगर हम किशोरों की बात करें, लड़कों की, तो उनमें दाढ़ी मूछ निकलना, आवाज़ का भारी होना, शारीरिक सौष्ठव में, संगठन में उसके वृद्धि होना, मतलब शरीर जो है वह मजबूत और गठीला होने लगता है। ये सारे विकास हमें लड़कों में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। उसी तरह लड़कियों में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, उनमें आवाज़ का पतला होना, स्तनों का विकास होना या कोमलता का भाव होना, ये सारी चीज़ें जो है वह द्वितीयक लड़कियों में उत्पन्न होने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। शारीरिक वृद्धि के साथ ही जो जनन ऊतक होते हैं वह भी परिपक्व होना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही शारीरिक वृद्धि होती है किशोरावस्था की, उसी समय से जनन ऊतक जो है वह भी परिपक्व होना प्रारंभ कर देते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को, जिसमें जनन ऊतक परिपक्व होते हैं, इस अवधि को यौनारंभ कहा जाता है। इस अवधि को क्या कहते हैं? यौनारंभ। तो यह चीज़ें मानव के लैंगिक जनन से संबंधित होती हैं। अब नर में किस तरह के जनन अंग पाए जाते हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कौन से अंग होते हैं, एक एक चीज़ के बारे में देखा जाएगा। पहले नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में जो जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग होते हैं या जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले जो अंग होते हैं, उन्हें ही हम संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहते हैं। नर जनन कोशिका अर्थात शुक्राणु, इसका निर्माण नर के उदर गुहा के बाहर स्थित वृषणों में होता है। वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि जो शुक्राणुओं का उत्पादन होता है, नर जनन कोशिका का जो उत्पादन होता है, वह शरीर से कम ताप पर होता है। इसलिए वृषण जो है वह नर में
उसके शरीर से बाहर पाए जाते हैं। वृषण में जो हार्मोन उत्पन्न होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यह हार्मोन ही शुक्राणुओं के उत्पादन की कितनी मात्रा में उत्पादित होंगे, कब से उत्पादित होंगे, इसका निर्धारण करता है। और साथ ही जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है नर में, उसका भी जो नियंत्रण होता है वह टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन करता है। और यह हार्मोन कहाँ उत्पन्न होता है? वृषण में उत्पन्न होता है। यह एक नर हार्मोन होता है। शुक्राणु जो है वह वृषण में बनने के उपरांत आगे बढ़ते हैं और एक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि होती है जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। उस प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल पदार्थ स्रावित होता है, उस तरल के साथ मिल करके शुक्रवाहिका के माध्यम से शुक्राणु शरीर से बाहर निकलते हैं। यह जो तरल स्राव होता है, तरल निकलता है प्रोस्टेट ग्रंथि से, वह शुक्राणुओं का पोषण करता है, उन्हें पोषण प्रदान करता है। शुक्राणु क्या होते हैं? शुक्राणु कुछ सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जिनके भीतर आनुवांशिक पदार्थ भरा हुआ होता है। यह नर के आनुवांशिक पदार्थ को लिए होते हैं और इनकी एक लंबी पूंछ पाई जाती है शुक्राणुओं में। यह पूंछ इन्हें मादा जनन कोशिकाओं तक पहुंचने में, तैरने में सहायता करती है शुक्राणुओं की। तो नर जनन अंग के बारे में ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम मादा जनन अंग तंत्र की बात करें तो मादा जनन तंत्र में जो मादा जनन कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण होता है। मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जो जन्म के समय से ही अंडाशय में, जब लड़की का जन्म होता है उसी समय से ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे उपस्थित रहते हैं। उसी समय से यह जो अपरिपक्व अंडे होते हैं, जैसे ही यौनावस्था आरंभ होती है वैसे ही यह बहुत तीव्र गति से परिपक्व होने लगते हैं। हर मादा में 2 अंडाशय पाए जाते हैं, 2 अंडाशय, और एक अंडाशय में हर माह, दोनों में से किसी एक में हर माह एक ही अंडा परिपक्व होता है। यह अंडा परिपक्व होने के बाद अंडवाहिका, या जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, उससे होता हुआ गर्भाशय तक पहुंच जाता है। अंडों का जो निषेचन होता है वह फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। कहने का मतलब अंडों से शुक्राणु जो है वह फैलोपियन ट्यूब में ही मिल जाते हैं, वहीं उसका निषेचन हो जाता है। वहाँ से यह निषेचित अंडे भ्रूण के रूप में परिवर्तित होकर के गर्भाशय तक पहुँचते हैं और भ्रूण गर्भाशय में ही स्थापित हो जाता है। भ्रूण के गर्भाशय में स्थापित होने की क्रिया को रोपण कहा जाता है। क्या कहते हैं? रोपण। भ्रूण के गर्भाशय में स्थापित होने की क्रिया को। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो गया। स्थापित होने के बाद भ्रूण को जो पोषण मिलता है वह माँ के रुधिर से प्राप्त होता है, जिसके लिए एक संरचना पाई जाती है जो कि दूरस्थ रूप में नली के जैसी होती है और गर्भाशय में एक तस्तरी नुमा प्लेट के रूप में होती है, वह लगी रहती है। इस संरचना को प्लेसेंटा कहते हैं। इसी प्लेसेंटा की सहायता से भ्रूण माँ के रुधिर से पोषण प्राप्त करता है। यह तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय की दीवार में धंसा हुआ रहता है। गर्भ के विकसित होने में कुल 9 माह का समय लगता है और विकसित होने के बाद गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं उनमें एक लयबद्ध संकुचन होने लगता है। उस लयबद्ध संकुचन के कारण ही वह परिपक्व हुआ शिशु जो है वह जन्म लेता है, शरीर से बाहर आ जाता है। तो यह मादा जननांग होता है और उसके अंडों के निषेचन की क्रिया और गर्भ के विकास की क्रिया होती है। किसी परिस्थिति में अगर यह जो अंडे होते हैं यह अपरिपक्व
इनका निषेचन ना हो, अंडे तो हर महीने बनते हैं, लेकिन अगर उनका निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, या जो निषेचन ना होने की स्थिति है, इस स्थिति में क्या होता है कि गर्भाशय की भीतरी दीवार जो कि तैयार होती है गर्भ के रोपण के लिए मोटी हो जाती है। जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो यह जो मोटी भीतरी दीवार होती है गर्भाशय की वह टूट जाती है। तो उसके टूटने के कारण ही कुछ रक्त की वाहिकाएं, पतली वाहिकाएं भी टूटती हैं, जो कि उस पूरे टूटी हुई दीवार को के जो है कचरे के साथ और रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जो कि माता के ऋतुस्राव या रजोधर्म के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, यह था आज का लेसन, मानव जनन तंत्र से संबंधित काफ़ी जो है महत्वपूर्ण लेसन है। इसमें जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले अपने लेक्चर के साथ, जनन एवं स्वास्थ्य। तब तक आप घर पर रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।